तो कैश फ्लो के इस दूसरे सम में जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा सम, वहां पे एक ही मेजर एडजस्टमेंट है। तो वो जो मेजर एडजस्टमेंट है उसको क्रैक कैसे किया जाए उसके लिए ये सम दिया है। सीएस के मॉड्यूल में भी ये अवेलेबल है कैश फ्लोज के टॉपिक पे, इसके शुरू के पार्ट में भी मैंने आपको दिखाया है। तो लेट अस डायरेक्टली स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या है? हमारे पास एक असेट है, जो असेट हमने बेचा, उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट आया या कुछ लॉस आया। वो असेट बेचने की वजह से कैश फ्लोज के ऊपर क्या असर होता है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन कैश फ्लोज ऑफ सेल ऑफ असेट्स, ये दिखाने के लिए ये पर्टिकुलर सम है। सो दिस इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द सम। और बाकी अपना जो फॉर्मेट है उसका रिवीजन होगा। ए बी सी तीनों कैश फ्लोज के स्टेटमेंट्स हम लोग इकट्ठा करेंगे एंड देन वी विल बी एबल टू पुट अप द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जो एक ही एडजस्टमेंट है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट का नाम है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। अगर फिक्स असेट सेल हुआ है, आपको सब में दिया है, और फिक्स असेट एट ओरिजिनल कॉस्ट दिया है। अगर ओरिजिनल कॉस्ट दिया है तो अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी उसके साथ ही होगा। अभी अगर आप सम देखते हो तो यहां पे फिक्स असेट का तो नेट फिगर दिया है। बैलेंस शीट में जैसे जनरली लिखते हैं कॉस्ट या ओरिजिनल ओपनिंग WDV माइनस डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज इक्वल टू नेट WDV, ऐसा जो सम में लिखते हैं वैसा नहीं है, डायरेक्टली फिगर्स देके रखें। तो जिसको कहेंगे हम लोग आउटर कॉलम के फिगर्स देके रखे हैं। तो असेट के सामने फिगर्स है 8000 और 5500 ओपनिंग और क्लोजिंग। यहां पे ये हिडन एडजस्टमेंट है क्योंकि आपको अंदर से इसका ट्रीटमेंट याद रखना है। क्यों? मैंने जैसे कहा ओरिजिनल कॉस्ट में फिक्स असेट दिखना चाहिए। यहां पे जो फिक्स असेट दिख रहा है वो नेट अमाउंट को दिख रहा है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बैलेंस शीट में कहीं भी नहीं है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने एडजस्टमेंट में ही देके रखा है। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इज 2500 एंड क्लोजिंग इज 4000। नाम है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, इसका मतलब है वो वैल्यू को कम करेगा। अगर असेट के वैल्यू को कम करेगा, ऑल असेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस असेट मशीनरी एट कॉस्ट ब्रैकेट में लिखा है। तो 8000 and 5500 is after adjustment of the accumulated depreciation of 2500 and 4000। तो 8000 ये 2500 माइनस करने के बाद है, ये हिडन एडजस्टमेंट है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। तो यू हैव टू कम बैक टू ओरिजिनल कॉस्ट, नहीं तो आपका जो आंसर है वो टैली नहीं होगा। सो यू हैव टू बी डबली केयरफुल विद हिडन एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट है, उसका इफेक्ट दे दिया, दोनों इफेक्ट दे दिया, काम खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको अपना पहले दिमाग चलाना है और ये समझना है कि भाई ओरिजिनल कॉस्ट इस असेट का जो है वो 10,500 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 5,500 प्लस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 9,500। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड पॉइंट, जब असेट एट ओरिजिनल कॉस्ट है तो आप एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट बना। जैसे मैं अभी बात कर रहा था ओपनिंग और क्लोजिंग उन्होंने एडजस्टमेंट में दिया है, बैलेंस शीट में क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो नेट आउट करके, वो माइनस करके ही, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके ही 8000 और 5500 का बैलेंस दिया है। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट में असेट आया और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे। फिर एक ही छोटा सा ट्रांजैक्शन उन्होंने दिया है और वो क्या है? असेट हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट of 1000 has been sold during the year which has accumulated depreciation of 300। एडजस्टमेंट मैंने वापिस एक बार आपके लिए पढ़ रहा हूं। असेट हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1000 and it is having accumulated depreciation of 300
इज सोल्ड फॉर 500 रुपीज, ऐसा एडजस्टमेंट देके रखा है। हमें एकदम सिंपल काम करना है, जो असेट बेचा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वो असेट हम लोग अपने बुक्स में से निकाल देंगे। पॉइंट नंबर 1 एट ओरिजिनल कॉस्ट। सो इसको क्रेडिट क्यों किया ये सबको पता चला है। दैट इज असेट डिस्पोजल अकाउंट में मैं 1000 रुपए इधर से ट्रांसफर करूंगा, ये असेट इसके बाद मेरा नहीं है। सिमिलरली उसके ऊपर का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मुझे निकालना पड़ेगा। तो 2500 में 300 रुपीज वो वाले हैं विच वर पर्टेनिंग टू दिस असेट। इसके लिए ये 300 रुपीज भी हम लोगों ने यहां से निकाल दिए। और इन दोनों का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, असेट डिस्पोजल अकाउंट। तो ये असेट डिस्पोजल अकाउंट हमने बनाया, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, मशीनरी अकाउंट से ले लिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से ले लिया, और ये असेट कितने में बेचा गया, सेल ऑफ फिक्स असेट। मतलब हम लोग इसका, इस कैश फ्लो का रिफ्लेक्शन कहां करेंगे, बी स्टेटमेंट में। कैश फ्लो फ्रॉम, पहला ए है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और सी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां पे मैंने बी लिखा, मतलब ये क्या है, सेल ऑफ फिक्स असेट है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसके लिए मैंने यहां पे बी लिखा। सो 700 रुपीज का असेट अगर 500 रुपीज में हम सेल करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 200 रुपया जाएगा। प्लीज रिमेंबर, P&L के डेबिट साइड में, मतलब दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग लॉस। P&L के डेबिट साइड में गया लॉस, 700 रुपए का असेट 500 रुपए में बेचेंगे तो 200 रुपए का लॉस हुआ। तो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है ये, इसके लिए ये P&L के डेबिट साइड पे गया। नॉन ऑपरेटिंग वहां से निकाल देंगे। ए स्टेटमेंट क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो जब हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे तो 200 रुपए का लॉस अगर नेट प्रॉफिट से शुरू किया तो एड बैक करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट में दूसरा एक लाइन है, नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर। तो जहां से शुरू करना है वहां पे 200 रुपए हम लोग ऐड करेंगे। अभी लेट अस कम बैक टू दीज अकाउंट्स। हम लोगों ने ये डिस्कस किया, ये भी डिस्कस किया। कोइंसिडेंटली दिस अकाउंट हैज बीन टैलीड। इसमें कुछ बैलेंसिंग फिगर रह सकता है। अगर इसमें कुछ बैलेंसिंग फिगर रहेगा तो जनरली वो यहां पे रहता है। लॉजिक क्या है, यू हैव बॉट न्यू असेट, हिडन एडजस्टमेंट वही तो बता रहा हूं मैं कि 10,500 का असेट में से 1,000 का असेट सेल किया, 9,500 का असेट्स आर विथ यू। ये टैली हो गया अपने आप। ये टैली होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए यहां पे 15,000 रुपया होता तो देयर वुड हैव बीन सम बैलेंसिंग फिगर ओवर हियर, और वो बैलेंसिंग फिगर फिर क्या होगी, इस सम का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को समझने के लिए ये बहुत जरूरी चीज है। यहां पे अपने आप टैली हुआ, अगर ये टैली नहीं होता तो बैलेंसिंग फिगर टू बैंक लिख दीजिए। दैट मीन्स परचेस ऑफ न्यू असेट। वो किसी और सम में आएगा, लेकिन मैं बता के रखता हूं कि यहाँ पे इनिशियल सम है, इसके लिए उन्होंने 10,500 को आपको टैली करके दिया है। आगे जाके अगर ये 15,000 होता तो 4,500 का हम लोगों ने नया एसेट परचेस किया होता। दैट इज अनदर पार्ट ऑफ दैट हिडन एडजस्टमेंट। तो ये असेट अकाउंट तो यहाँ पे क्लोज हो गया। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखते हैं। 2,500 ओपनिंग बैलेंस, 4,000 क्लोजिंग बैलेंस and 300 has been transferred to the asset disposal account. Why have we transferred it to asset disposal account? उतने asset disposal account 1,000 रुपए का asset हम लोगों ने सेल किया था, अगर आपको याद है तो, और उसमें से 300 रुपीज का accumulated depreciation निकाल दिया। इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है, 300 plus 4,000, 4,300 minus 2,500, 1,800। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये accumulated depreciation का बैलेंसिंग फिगर क्या हो सकता है, तो ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने उतना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का एक ही जर्नल एंट्री हमेशा हमको मालूम है, हाउ डू वी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, जो नॉन कैश है। नॉन कैश है
हम लोगों को अगर आपको याद है तो हम लोगों ने कहा था जो जो नॉन कैश है, नॉन ऑपरेटिंग है, वो प्रॉफिट्स में एड बैक करेंगे। अगर वो डेबिट साइड में है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये भी एड बैक होगा और ये भी एड बैक होगा। ये ए, बी और सी आपको एग्जाम में लिखना है क्या, इज योर चॉइस। मैं ये इसके लिए लिख रहा हूं कि स्टूडेंट भूल न जावे, इनिशियली आप भूल न जाए कि भाई ए और बी में इसका इफेक्ट देना जरूरी है। तो जब हम लोग कैश फ्लोस दिखाएंगे तब आपको इन दोनों चीजों का इफेक्ट ए में देना है और इसका इफेक्ट बी में देना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये अकाउंट क्लियर किया। अभी इमीडिएटली व्हाट वी विल डू इज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इन तीनों का बनाएंगे और ये सब टैली करेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू। जो मेजर या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था वो तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। नेट प्रॉफिट्स देके रखे हैं 4500। एडजस्टमेंट का ही आगे कंटिन्यूएशन, लास्ट लाइन है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4500। डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट अभी हम लोगों ने ऊपर देखा 1800 है। पी एंड एल के डेबिट साइड में से अगर मैं डिप्रिसिएशन हटा दूंगा, वाई रूल, थंब रूल याद रखना है हमें, एनीथिंग विच इज नॉन ऑपरेशनल और नॉन कैश इन नेचर that has to be removed from profit and loss account. That's the rule. So ये depreciation जो है वो नॉन कैश आइटम है। ऊपर के अकाउंट में अगर आपने देखा होगा तो बाय पी एंड एल 1800 है और वहां पे हम लोगों ने ए लिखा था क्योंकि इसका इम्पैक्ट इफेक्ट ए में जाएगा। तो ये 1800 रुपए ऐड किया। क्यों? अगर मेरा पी एंड एल के डेबिट साइड में से कोई भी आइटम हट जाएगा तो मेरे प्रॉफिट्स क्या होंगे, ऊपर चले जाएंगे। सिंपल। सो डेप्रिसिएशन 1800 will increase the cash flows from operations. Similarly, loss on sale of machine, अगर वो प्रॉफिट होगा तो P&L के क्रेडिट में होता। यहाँ पे है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मतलब फिक्स असेट। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट अगर है वो डिलीट कर दिया हमने P&L के डेबिट साइड से, तो प्रॉफिट के ऊपर क्या असर होगा? नेचुरली द प्रॉफिट्स विल इंक्रीज। इसके लिए ये भी हम लोगों ने ऐड किया है, ये दोनों आइटम जो अपने एडजस्टमेंट है 6500। अभी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के लिए एक, मतलब बिफोर आई प्रोसीड डिस्कसिंग द सम, आपको एक बेसिक रूल समझा रहा हूं। स्टूडेंट ने कैसा क्रैक करना है ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये पर्टिकुलर सम। सारे एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट पहले दे दो। उन लोगों ने एक ही एडजस्टमेंट दिया था और वो एडजस्टमेंट था फिक्स असेट के बारे में, सेल ऑफ फिक्स असेट। तो उसके हम लोगों ने लेजर्स खोले। जितने एडजस्टमेंट्स है उनके आप लेजर खोलिए, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद आप सम की क्रोनोलॉजी छोड़िए मत। जिस हिसाब से सम दिया है, बैलेंस शीट्स दोनों देके रखे हैं, वो लाइन बाय लाइन आप प्रोसेस करना शुरू कर दो। तो अभी मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज कौन से हैं। तो वहां पे डेटर्स, स्टॉक और क्रेडिटर्स हैं। आई एम अज्यूमिंग हियर कि ये जो लोन है, एक लोन दिया है उन्होंने, लोन फ्रॉम बैंक, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से है। जो लोन फ्रॉम बैंक है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये अजम्पशन है अपना फॉर द टाइम में। तो वो वर्किंग कैपिटल वाला लोन नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने इधर इफेक्ट उसका दिया है। इट्स नॉट अवर करंट लायबिलिटी, ऐसा हम लोगों ने अज्यूम किया। लेट अस सी, डेटर्स इंक्रीज हुए हैं, आप देख सकते हो 2000 से। अगर डेटर्स इंक्रीज हुआ, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ये गैप है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का। कोई भी करंट असेट्स अगर बढ़ते हैं तो गैप बढ़ेगा। गैप बढ़ेगा का मतलब क्या हुआ? हमको बिजनेस में पैसा डालना पड़ेगा, हमको बिजनेस में पैसा और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फ्लोटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में और पैसा इन्वेस्टमेंट हमारा होगा, मतलब कैश आउटफ्लो होगा इन अदर वर्ड्स। तो इंक्रीज इन डेटर्स इज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन कैश। ये रूल हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, उसी रूल के ऊपर पहला सम था, अगर आपको याद है। तो ये -2000 मतलब इंक्रीज है इसके। स्टॉक्स डिक्रीज हो गए, ऑब्वियसली उल्टा इफेक्ट आएगा। अगर स्टॉक्स मतलब करंट असेट्स डिक्रीज हो गए ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब है आपके वर्किंग कैपिटल की जो गैप है वो कम हो गई, मतलब आपके जेब में पैसा आया। और वैसे भी लॉजिकल है ना ये, अगर मैं स्टॉक सेल करता हूं तो क्या होगा? पैसा आएगा ना। तो अगर स्टॉक्स कम हो गए
तो दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू कैश। ये अपना एक सिंपल लॉजिक भी आपके दिमाग में एस्टैब्लिश पहले से है। सो डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन कैश 1000। प्लीज रिमेंबर टू पुट ब्रैकेट। जहां जहां ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, कैश आउटफ्लो है, और जहां ब्रैकेट नहीं है इसका मतलब है कैश इनफ्लो है। जब आप ये टैली करते हो बाद में कहीं ब्रैकेट डालना भूल गए तो उसका निगेटिव इफेक्ट डबल आ गया और वो टैली नहीं होगा, फिर आप ढूंढते रहेंगे और एग्जाम में आपका समय जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू एंश्योर हियर इज, आपको याद रखना है कैश आउटफ्लो होगा तो ब्रैकेट डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके मुश्किल होगी। ये हो गया स्टॉक्स का। और तीसरा करंट लायबिलिटी है वहां पे वर्किंग कैपिटल में, इंक्रीज इन क्रेडिटर। अगर क्रेडिटर्स बढ़ गए इसका मतलब है लोगों को जो देने वाले पैसे हैं, ऑपरेटिंग खर्चा जो उसके लिए जो पैसा देना है वो बढ़ गया, मतलब अभी और देने का बाकी है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे बिजनेस में इन अदर वर्ड्स उसका फाइनेंस फॉर द टाइम बिंग, टेम्पोररीली वी हैव यूज्ड हिज फाइनेंस फॉर द टाइम बिंग, इसके लिए वो करंट लायबिलिटी है। सो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वंस अगेन इंक्रीज इन कैश। ये पूरा स्टेटमेंट हम लोगों ने कर लिया, जिसका टोटल 6500 में ये एडजस्टमेंट्स करके प्लस 1400 माइनस 2000 करके वी हैव अराइव्ड एट 5900। तो स्टेटमेंट ए का कंक्लूजन मैंने यहाँ पे ए लिखा है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 5900। लेट्स गो टू द अदर वन। सेल ऑफ मशीनरी, अब हम लोगों ने नोट बनाया ही था 500 रुपीज का। कैश इनफ्लो बाय बैंक लिखा था और वहां पे हम लोगों ने स्पेसिफिकली लिखा था बी करके, मतलब इसका इफेक्ट बी में जाएगा। अभी जैसे आपको मैं बता रहा हूं, अगर आप क्रोनोलॉजी नहीं छोड़ेंगे, असेट साइड देख लीजिए, परचेस ऑफ लैंड और परचेस ऑफ बिल्डिंग। ओपनिंग बैलेंस था 4000 और क्लोजिंग बैलेंस है 5000। इसका मतलब है 1000 रुपए का लैंड हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर परचेस किया। 1000 रुपए का लैंड परचेस किया मतलब लैंड आया, लैंड टू बैंक, और कैश गया, इसके लिए ब्रैकेट आ गया। सिमिलरली परचेस ऑफ बिल्डिंग, क्लोजिंग बैलेंस है 6000 और ओपनिंग बैलेंस है 3500। इसका मतलब क्या हुआ, 2500 का बिल्डिंग और परचेस किया गया है। प्लीज रिमेंबर, वापिस एक बार लेट अस रिवाइज दैट पर्टिकुलर क्रूशियल सेंटेंस। सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद सम का क्रोनोलॉजी मत छोड़िए। You should not leave the chronology of the sum. Step by step, every single item, what is the impact, where that impact will be. करंट असेट्स का एक अलग स्टेटमेंट बना लीजिए, करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज का मतलब वर्किंग कैपिटल का एक अलग स्टेटमेंट बना लीजिए, डायरेक्टली उसका इंपैक्ट इधर दिखाएंगे, चलेगा। हाउ यू शुड ब्यूटिफाई योर आंसर इज ऑल योर प्रेरोगेटिव। व्हाट वी आर सपोज टू डू इज टू गेट द करेक्ट आंसर फर्स्ट, दैट्स व्हाट इज वेरी वाइटल। और उसमें कोई भी क्रोनोलॉजी का एक भी आइटम अगर छूट गया तो अपना कैश फ्लो टैली नहीं होगा। सो दिस इज द अदर परचेस। वापिस एक बार, जैसे ये माइनस 1000 था, ये माइनस 2000, 3500 में से 500 गए। बी स्टेटमेंट का कंक्लूजन आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज माइनस 3000। तीसरा, मिसेस ए का लोन हैज बीन रीपेड। ओपनिंग में था 2500, क्लोजिंग में 0 है। इसका मतलब है 2500 रुपीज का लोन हमने सामने वाले का रीपे कर दिया, तो अपना कैश गया। रिपेमेंट ऑफ लोन मींस रिडक्शन इन कैश। बैंक का ओपनिंग बैलेंस था 4000 और क्लोजिंग बैलेंस है 5000। इसका मतलब है बैंक का लोन बढ़ गया 1000। और कैपिटल, इसके लिए मैंने नोट किया है, जैसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो, वैसा ही ये ओपनिंग का कैपिटल 12500, क्लोजिंग का कैपिटल 15300। नेट प्रॉफिट्स, अगर ये नेट प्रॉफिट्स का दूसरा इफेक्ट नहीं दिया, अगर आप भूल गए तो मामला खत्म हो गया उधर। तो नेट प्रॉफिट्स किसके पास जाएंगे, नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस विल हैव टू गो टू द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स। इसके लिए बाय नेट प्रॉफिट्स, बाय P&L भी लिख सकते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग। P&L से ट्रांसफर होता है एट द एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको मालूम है नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वुड बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट। सो इसका टोटल आया 12500 प्लस 4500 17000। उसमें से 15300 का क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, वंस अगेन दिस इज अ हिडन एडजस्टमेंट। ये बैलेंसिंग फिगर करके ड्राइंग्स आए हैं, कहीं भी नहीं बताया है सम में।
that proprietor has withdrawn 1700, तो ये बैलेंसिंग फिगर हिडन एडजस्टमेंट करके हम लोगों को ये 1700 ड्रॉइंग्स मिला है, उनका कैपिटल कम हो गया, इसके लिए वो ड्रॉइंग्स मिला है, मतलब पैसा बिजनेसमैन बाहर लेके गया, कैश आउटफ्लो, तो 4200 माइनस 1 3200 निगेटिव। अभी A प्लस B प्लस C हम लोगों ने निगेटिव 3000 और 3200 5900 के सामने रखा, तो हमारा आंसर -300 आया। ओपनिंग कैश बैलेंस था 1000, क्लोजिंग कैश बैलेंस था 700। अपने आप ये कैश फ्लो टैली होना चाहिए। A प्लस B प्लस C का टोटल करना आपके हाथ में है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं, वही कॉपी करने हैं, वो अपने आप टैली हो गया, तो इसका मतलब है वी हैव कैरिड आउट ऑल द स्टेप्स करेक्टली। सो होपफुली आपने 2-3 मैसेजेस इस पर्टिकुलर सम के थ्रू आपको समझे होंगे। सारे जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है या रूल्स है मैं जो बीच बीच में वापस बताता हूं और मैं रिवाइज भी करता हूं, प्लीज अंडरस्टैंड देम क्लियरली। कहीं लिख के रखिए अपने नोटबुक में, वहां पे जहां मिस्टेक्स होती है वहां पे मैं ज्यादा हाईलाइट करूंगा, तो वो करके अपना जितना परफेक्शन है वो परफेक्शन अचीव करने की कोशिश होनी चाहिए। थैंक यू।